मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं आपको DCI के माध्यम से सोशल साइंस स्टडीज़ के कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे चेंजिंग अर्थ की। हमारा अर्थ जो कि प्रतिदिन चेंज उसमें गति आती रहती है। गति का मतलब है जिस तरह हमारे शरीर में बढ़ोतरी होती रहती है, कभी हमारा पेट खराब होता है, कभी हमारी हाइट बढ़ती है, कभी हमारे नाखून, कभी बाल बढ़ते हैं, इसी तरह से हमारे अर्थ में भी चेंज आता रहता है। और वो चेंज किस प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। जिस तरह हमने बताया कि हमारा अर्थ बहुत ही बड़ा विशाल है जो हमारे थर्ड नंबर पर आता है, उसी प्रकार अर्थ में कुछ चेंजेस होते हैं। अब वो चेंजेस कहाँ होते हैं? ये चेंज हो सकते हैं लिथोस्फीयर यानी जमीन में, ओशन यानी समुद्र के अंदर। अब चेंज आते कैसे हैं? चेंज आते हैं हमारे अर्थ में मौजूद लिथोस्फेरिक प्लेट्स को, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं। इनको बोलते हैं हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फीयर का मैंने मतलब आपको पहले बताया था। लिथोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ पे जमीन मौजूद होती है। एटमॉस्फेयर हवा और हाइड्रोस्फीयर यानी पानी वाले। बट लिथोस्फीयर के मूवमेंट की बात करेंगे, लिथोस्फीयर दो तरह से काम करता है। एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, सेकंड होती है ओशन प्लेट्स। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का मतलब होता है जमीन की वो ठोस सतह जहां पर इनकी मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों की जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूवमेंट्स भी कहते हैं। ओशनिक प्लेट्स, ओशनिक प्लेट्स का मतलब होता है जहां समुद्र के अंदर कुछ हलचल मौजूद होती है, जिस कारण कुछ मूवमेंट्स को बोलते हैं ओशनिक प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के एग्जांपल देखते हैं अर्थक्वेक, जिसे हम भूकंप कहते हैं। ओशनिक प्लेट्स, ओशन के अंदर समुद्र के अंदर जो हलचल होती है उसके द्वारा सुनामी या बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे अर्थक्वेक की, जो कि इन प्लेट्स के अंदर मूवमेंट, उस मूवमेंट को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। अर्थ के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसका नाम हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक किस प्रकार आता है? अर्थक्वेक जो होता है जिसे हम भूकंप बोलते हैं, भू यानी भूमि और कंप यानी उसका कंपन करना। भूमि कंपन कैसे करती है? भूमि कंपन करती है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से। जो हमारे धरती में मौजूद जो क्रस्ट होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, क्रस्ट के अंदर जो प्लेट्स होती है वो एक दूसरे के साथ खिसकती है या मूवमेंट करती है। उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से ही अर्थक्वेक संभव होता है। जिस तरह हमारा मोबाइल वाइब्रेट करता है, मोबाइल वाइब्रेशन की वजह से पूरी टेबल पर असर पड़ता है, वैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। अब अर्थक्वेक होता है हमारा दो प्रकार का। अर्थक्वेक जो होता है दो प्रकार का होता है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। सॉरी, अर्थ की मूवमेंट एंडोजेनिक होती है और एक्सोजेनिक होती है। एंडोजेनिक का मतलब आपको मैंने पहले बताया था, एंडोजेनिक यानी इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है जो मूवमेंट्स अर्थ के अंदर होती है, जमीन के अंदर होती है, उस वाले मूवमेंट को हम कहते हैं एंडोजेनिक। एंडोजेनिक का एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक को ही एंडोजेनिक कहते हैं। और ये क्या होता है, एक्सोजेनिक, जो कि बाहर के ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। अब अर्थक्वेक कितने प्रकार के होते हैं? अर्थक्वेक की जो मूवमेंट होती है वो कितने प्रकार की होती है? अर्थक्वेक तीन प्रकार के मूवमेंट करते हैं। पहला मूवमेंट होता है पी। पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी। नेक्स्ट होता है एस। एस को बोलते हैं सेकेंडरी। एल को बोलते हैं लॉन्ग। तो नॉर्मली एस सॉरी पी स्टैंड फॉर प्राइमरी मूवमेंट, एस फॉर सेकेंडरी और एल फॉर लॉन्ग। अब इनको एक एक वेव्स का मतलब होता है लहरें। जमीन के अंदर लहरों को हम बता सकते हैं। पी यानी प्राइमरी वेव्स, एस यानी सेकेंडरी वेव्स, एल यानी लॉन्ग वेव्स। पी, एस और एल वेव्स को और संक्षिप्त में, पी
पी वेव जो होती है वो ज्यादातर सरफेस पे ऊपर होती है, वो नॉर्मली लेस डैमेज करती है। पी वेव्स लेस डैमेज करती है और इन्हें थोड़ा सा नापा जा सकता है। अब ये होती है एस वेव्स। एस वेव्स जो होती है वो पी वेव्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा डैमेज करती है, जो कि क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा हानि पहुंचाती है। सबसे घातक होती है हमारी एल वेव्स, जो कि बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। एल वेव्स जो कि क्या होती है, लॉन्ग होने के कारण इनका वाइडर स्प्रेड एरिया, बहुत ज्यादा चौड़ा यानी कि वाइड होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थक्वेक उत्पन्न तो होता है, हमें पता लग गया कि टेक्टोनिक प्लेट से उत्पन्न होता है। अब इसका एरिया, कोई भी चीज कहीं ना कहीं से शुरू होती है, जैसे हमारे फोन्स में वाइब्रेटर्स होते हैं, पूरे मोबाइल में वाइब्रेटिंग मशीन नहीं लगी होती है, मात्र किसी एक हिस्से में लगी होती है। इसी प्रकार अर्थ के अर्थक्वेक का भी एक फोकस पॉइंट होता है। जिस प्रकार मान लीजिए हमारा अर्थ और अर्थक्वेक आया इस वाले हिस्से में, अगर ये अर्थक्वेक वाले हिस्से में आया तो यहाँ पे इसका कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां से कोई चीज प्रारंभ हुई, और उसी प्रारंभ वाली चीज को हम बोलते हैं फोकस। मान लीजिए इम्पैक्ट एरिया अर्थक्वेक का, अब अर्थक्वेक हमारे यहाँ तक मौजूद है, पर जिस प्रकार ये इसका प्रारंभ, जिस स्थान से अर्थक्वेक प्रारंभ होता है उस वाले पॉइंट को कहा जाता है फोकस। उसको पॉइंट को कहते हैं हम फोकस। अब अर्थक्वेक नापा कैसे जाता है? अर्थक्वेक नॉर्मली एक ग्राफ से नापा जाता है, जो पुराने टाइम पे एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट के नाम पे इस स्केल को रखा गया है, उसका नाम है रिचर। रिचर, तो वो जिस पैमाने पर नापता है उस पैमाने को कहते हैं रिचर स्केल। रिचर स्केल की मात्रा होती है 1 से लेके 9 तक। जिस प्रकार हमने ईसीजी मशीन देखी है, ईसीजी मशीन में किस प्रकार उसकी लहरें ये कर्व्स की तरह बताई जाती है, वैसे ही रिचर स्केल भी एक होता है जो एक बोर्ड पे सेटअप होता है, जहाँ पे कोई पेन से या किसी पेंसिल से मार्कर होता है, वहां पे उस पर घूम रही पट्टी के ऊपर वो पेन दर्शाया जाता है। अब जिस प्रकार जितनी ज्यादा कंपन होता है उतनी मात्रा में इस कागज के ऊपर इस तरह से मापा जाता है। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि जितना ज्यादा लंबी वो लाइन होगी उतने ज्यादा मात्रा में मापा जाएगा कि वो उतना ज्यादा भारी नुकसानदायक अर्थक्वेक था। मान लीजिए हम पैमाने पे अब जो अर्थक्वेक था ये इस तरह का आया, अब कोई अर्थक्वेक ज्यादा आया तो हम नापेंगे कि 3 पॉइंट तक का अर्थक्वेक इस पर मौजूद था। हम बात करते हैं वेदरिंग की और इरोजन की। हम समझते हैं कि वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग का मतलब होता है वेदर यानी मौसम, मौसम का बदलना। जिस तरह से बड़े बड़े चट्टानें वेदर के द्वारा टूट के छोटे छोटे सेडिमेंट्स बदलती है, उन सेडिमेंट्स को बोलते हैं पेबल, सिल्क, क्ले। इस वाले भाग को बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है मौसम के द्वारा इस चट्टान का पत्थर का बदलना। अब इरोजन, इरोजन क्या होता है? उन्हीं छोटी छोटी चट्टानों को हवा द्वारा, पानी द्वारा उड़ा ली जाती है, वो कहीं एक जगह से होकर दूसरी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, उस वाले भाग को बोलते हैं इरोजन। तो समझ में आपको वेदरिंग का मतलब होता है किसी बड़े चट्टान का या पत्थर का वेदर के द्वारा टूट के नष्ट होना, और इरोजन का मतलब होता है उन्हीं छोटे छोटे कणों
बहुत ही बड़ी गति से बहती है, वहाँ पे नदी के किनारे पे वी शेप्ड आ जाता है। दूसरे होते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल यानी झरने, हमने झरने देखे होंगे जो काफ़ी ऊंचाई से एक स्थान पे गिरते हैं। मींडर्स, ऑक्सबो लेक, लीव्स, फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन का मतलब होता है बाढ़ वाले एरिया जहाँ पे बड़े विशाल एरिया पे पानी फैल जाता है। डेल्टा यानी किनारे वाले एरिया। मीटर ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो का मतलब होता है यू शेप, घुमाव वाली नदियाँ। मीटर होता है पतली नदियाँ। लीव्स भी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे झरने। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी की। सी का मतलब होता है समुद्र। समुद्र किस प्रकार का चेंज करता है? समुद्र के द्वारा बनते हैं स्टैग, बीच और क्लिफ। स्टैग को बोलते हैं कि कहीं कहीं जगह पे चट्टान है, उसके बीच में पानी है, फिर चट्टान है, कहीं बीच में पानी है। बीच का मतलब हम जानते हैं, बीच यानी जहाँ हम घूमने जाते हैं बरसात गर्मी के टाइम पे। बीच वो एरिया होता है जहाँ पे शोर यानी किनारा, जिस किनारे के एरिया पे समुद्र आता है लहरों का और अपनी कुछ मिट्टी का छोड़ के वापस चला जाता है, उस वाले एरिया बालू जो होती है उस वाले एरिया को बोलते हैं बीच। क्लिफ भी ऐसे कहा जाता है, ये को भी दिखाइए स्वरूप है। नेक्स्ट बात करते हैं आइस। बर्फ भी तो हमारे कुछ काम करती है। हम जानते हैं हमारा जो 3% जो फ्रेश वाटर है उसमें से 2% जमा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था। अब उस जगह के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ग्लेशियर की। ग्लेशियर को कहा जाता है दो पहाड़ियों के बीच में बर्फ की एक जमी हुई नदी को कहा जाता है ग्लेशियर, जो कि कुछ साल पहले केदारनाथ में जो घटना हुई थी वो ग्लेशियर के टूटने से ही हुई थी। ग्लेशियर क्यों पिघलते हैं? अति गर्मी के कारण ये ग्लेशियर पिघल जाते हैं। मोरेन्स भी होते हैं। मोरेन्स होते हैं बर्फ की छोटी छोटी पहाड़ियाँ। लास्ट हम बात करेंगे विंड की। विंड यानी हवा। हवा ही सबसे ज़्यादा इरोजन का काम करती है। हमने देखा है जब आंधी आती है तो हवा इसी मिट्टियों को उड़ा ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंड ड्यून की। सैंड ड्यून्स की बात करें तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स होते हैं जैसे कि रेगिस्तान में मिट्टी बालू रेत को हवा उड़ा के जाती है तो कहीं कहीं जाके जैसे छोटे छोटे रेत के टिल्ले बन जाते हैं। अब वहाँ पर यहाँ हवा चलेगी तो इसकी बालू रेत उड़ के यहाँ पे करते जैसे यहाँ पे बालू रेत की टिल्ले बन जाएंगे। नेक्स्ट होता है मशरूम रोग। मशरूम हमने देखा है, मशरूम इस प्रकार का होता है, ऐसे हमारे होते हैं मशरूम रोड। कई बड़ी पहाड़ियों पे हमने देखा है इस तरह की कोई चट्टान होती होगी। अब जब हवा चलती है तो मात्र जो इलाका कमजोर है, जिस प्रकार ये पतला इलाका कमजोर है तो मात्र पतले पतले इलाके को मिट्टी द्वारा हटा दिया जाता है। हवा उस मिट्टी को उड़ा ली जाती है और वो बच जाता है। मात्र ऊपर वाला जो एरिया रहता है वो मशरूम की तरह दिखता है, इस वाले एरिया को बोलते हैं मशरूम को। आई होप आपको अब तक का हमारा चेंजिंग समझ में आ गया होगा। थैंक यू।